बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मिड टर्म के बाद का हमारा प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का पहला लेक्चर है। इसमें हम इंतहाई अहम टॉपिक जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता कि हर चीज़ जो है वो कोई ना कोई इसका ओनर है, कोई प्रोडक्ट हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई रिसोर्स हो, कोई सर्विस हो, उसको कोई ना कोई ओन करता है, कोई ना कोई उसका ओनर होता है जो कि उसका तमाम राइट्स का ज़िम्मेदार है, या उसका बायर हो सकता है, या उसका जो भी ओनर है वो इस चीज़ को क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस मेरी है। लिहाजा कोई भी दूसरा बंदा जो है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता या उससे छीन नहीं सकता। ये इसी तरह की कुछ डिस्कशन आज हम करेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो क्या है, इसकी क्या बैकग्राउंड है, या इसके अंदर फर्दर इसकी सब कैटेगरीज क्या हैं, या किस तरह के बिजनेसेस के साथ डील करता है। क्योंकि हमारा तो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंसेस के साथ ताल्लुक है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंसेस या सॉफ्टवेयर हाउसेज या IT का जो बिज़नेस है, या जो इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रही है, इन तमाम चीज़ों पे मुश्तमिल और दुनिया के अंदर जितने बिजनेसेस हो रहे हैं वो तमाम भी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देख लें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशंस ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशंस। अगर कोई बंदा कोई चीज़ इन्वेंट करे अपनी क्रिएटिविटी के साथ, आपका जो उसका माइंड है उसके साथ कोई नई चीज़ तख्लीक करे, बनाए, तो ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। सामने पिक्चर आपके सामने मौजूद है जिसमें कोई 2-3 आपको चीज़ें, प्रोडक्ट्स या लोगोज नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट पे कोक की बोतल आपको नज़र आ रही है जिसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसका कोई नाम है, उसका कोई लोगो है, सिंबल हो सकते हैं, स्लोगन हो सकता है, शेप, कलर, बहुत सी चीज़ें इसकी होंगी। इसी तरीके से मैकडॉनल्ड का जो आपको लोगो नज़र आ रहा है उसमें भी आपको पता है उसकी एक स्पेसिफिक शेप है, उसका कलर है, उसके साथ एक स्लोगन अटैच है, और इसके साथ अगर देखें छोटे से सर्कल के अंदर R लिखा हुआ है। इसका मतलब रजिस्टर्ड, और इसका ये भी मतलब है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इसका कोई ख़ास मतलब है, ये किसी ख़ास ऑर्गेनाइजेशन या किसी ख़ास बंदे के साथ मुंसलिक है। इसको कोई बंदा दूसरा भी जो है वो इनकी परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकता, या इसको किसी भी अपने पर्पस में इस्तेमाल में नहीं ला सकता। तो ये जो मैकडॉनल्ड कंपनी है ये उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि ये जो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बड़े से तरीके से M लिखा हुआ है और नीचे उसका स्लोगन है, ये जो कलर स्कीम है या जो भी टेक्स्ट है, जो भी फॉन्ट है, ये तमाम चीज़ें अब उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं उस कंपनी की जिन्होंने इसको बनाया हुआ है। कोई भी और कंपनी इसको यूज़ नहीं कर सकती। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर लाइकली एनी अदर प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी के राइट्स की तरह इसके राइट हैं, जैसे कोई मकान या प्लॉट या इस तरह की चीज़, लैंड वगैरह है, उसके राइट्स होते हैं, उसके मालिकाना हुकूक होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इनटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। जो ह्यूमन या इंसान अपने माइंड या अपनी क्रिएशंस या क्रिएटिविटी के साथ कोई इनटेंजिबल चीज़ क्रिएट कर दे या करे, या मिसाल के तौर पे कोई सॉन्ग हो सकता है, कोई राइटर को चीज़ लिख सकता है, तो इस तरह की चीज़, या मिसाल के तौर पे किसी ने कोई म्यूजिशियन ने कोई ऐसी कोई चीज़ की तख्लीक की है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जो उसकी मिसाल के तौर पे, या कोई फार्मूला किसी मैथमेटिशियन ने ईजाद कर दिया है, तो ये उसके दिमाग की, उसके माइंड की तख्लीक है, तो ये उसकी ह्यूमन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये इंटेलेक्चुअल राइट है उसका कि ये चीज़ें उस स्पेसिफिक बंदे के साथ मुंसलिक हैं। There are many types of intellectual property and some countries recognize more than others. ये जो intellectual property rights हैं, ये जो कवानीन हैं जो इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, ये तमाम ममालिक में मौजूद हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं उन पे ज़्यादा मौसर तरीके से अमल दरामद करते हैं, कुछ का जो इसकी तरफ जो रुझान है, ये ट्रेंड है, वो कदरे सॉफ्ट या कम है। ये डिपेंड करता है हर कंट्री टू कंट्री, और आपको आइडिया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये काम ज़्यादा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं उसको ओबे करने का जो प्रोसेस है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम है।
इसलिए आपको पता है ऐसा खास तौर पे सॉफ्टवेयर पायरेसी जो है वो इन कंट्रीज़ में बड़ी कॉमन है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप करती हैं और उनके बाकायदा उनके लाइसेंसेस भी होते हैं, लेकिन उसकी पायरेटेड सीडीज़ या पायरेटेड कॉपीज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सख्ती है इन मामलात में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनमें इन चीज़ों को इतना स्ट्रिक्टली नहीं लिया जाता। Intellectual property rights are often the most valuable assets owned, used and developed by a software house. अब सॉफ्टवेयर हाउस जो हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, उनके भी राइट्स हैं, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं, जो एप्लीकेशंस वो बनाते हैं या जो भी ऐप गेम जो भी वो डेवलप करेंगे वो उसके राइट्स उनके पास हैं। अब वो कोई भी जो और कंपनी है उनकी बनाई हुई उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ नहीं कर सकता उनकी परमिशन के बगैर। It includes confidential information, patents, trademarks, designs, and most importantly, the copyrights protecting computer programs. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं जिनका अभी हमने जिक्र किया, जिसको आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स और डिज़ाइंस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ हद तक आपको वाकफियत पहले ही होगी, क्योंकि डेली लाइफ में हम इन चीज़ों को देखते हैं। बात का होता है कि हमने वो प्रोडक्ट वो सर्विस देखी होती है या वो इन्फॉर्मेशन हमारी नज़र से गुजरी होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये चीज़ फ़लाँ है। लेकिन जब आपको बताया जाए कि ये चीज़ अच्छा ये है तो फिर आप कहेंगे हाँ यार हमने पहले कभी गौर नहीं किया। तो अभी हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कस्टमरली डिवाइडेड इनटू टू मेन एरियाज। जो दो मेन एरियाज में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये दो पार्ट्स में मुश्तमिल है ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो काम है। द राइट्स ऑफ ऑथर्स ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क सच एज बुक्स, राइटिंग्स, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स और फिल्म्स, ये जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं इनके जो राइट्स हैं वो उनको कॉपीराइट्स के ज़ुमरे में हम ला सकते हैं। are protected by copyright for a minimum period of 50 years after the death of the author. जिस किसी ने कोई चीज़ तख्लीक की है, बनाई है, उसकी डेथ के कम से कम 50 सालों के बाद तक जो उसके राइट्स हैं वो उसी शख्स के पास रहते हैं। कोई और उसको यूज़ अपने नाम से बना नहीं सकता या इस्तेमाल या बेच नहीं सकता या खरीद नहीं सकता। Also protected through copyright and later sometimes referred to as neighboring rights are the rights of performers. और जो मिसाल के तौर पे किसी ने कोई चीज़ तख्लीक की है, कोई धुन बनाई है या ऐसी कोई चीज़ फॉर्मूला ईजाद कर दिया है, तो वो उसके साथ ही मुंसलिक रहेगा या जो उसकी जिसको भी वो उसने फर्दर राइट्स असाइन किए हों वो उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई शख्स जो है वो अपनी मर्जी से या उस शख्स की परमिशन के बगैर उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकता। द मेन सोशल पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स and related rights is to encourage and reward creative work. ये जो कॉपीराइट्स का काम है इसका जो बहुत सारे और भी इसके मकासद या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उनमें से एक है कि जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो चीज़ बनाई है, डेवलप की है, क्रिएट की है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड दिया जा सके। ये ना हो कि एक कंपनी है वो अपनी 10 साल रिसर्च के बाद लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उस पर इन्वेस्ट करती है और बड़ी मुश्किल से फॉर एग्जांपल एक बीमारी है उसकी वैक्सीन तैयार करती है और कोई भी दूसरी कंपनी जैसे उसका फार्मूला देख के तो उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दे। अब ये जो है ये उन कॉपीराइट्स लॉ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि जो सारी इन्वेस्टमेंट है पिछले 10 सालों से, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जब कंपनी ने की है, पता नहीं कितना अरबों उसने रुपया लगा चुके होंगे, तो अब जब कमाने का वक्त है तो कोई और कंपनी जो है वो फार्मूले को लेकर उसको बनाना शुरू कर दे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए कॉपीराइट्स के लॉ जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं या डिवाइस किए जाते हैं। दूसरी इसकी टाइप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का मतलब जो कि इंडस्ट्री जो चीज़ें बहुत सारी डेवलप करती है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाई जाती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे आपके सामने नज़र आ रही तस्वीर जिसमें मैकडॉनल्ड का जो लोगो है वो है, जिसमें ओरिजिनल लोगो भी है और साथ में उसकी कॉपी या मॉडिफाइड वर्जन भी है जो कि मैकडॉनल्ड्स एक कंपनी है उन्होंने उसको यूज़ किया हुआ है, जो कि बज़ाहिर उन्होंने सेम तो नहीं उसको इस्तेमाल किया, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसी तरीके से एम है और उसके अंदर मैकडॉनल्ड की तरह ही मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ है, तो ये कदरे उससे मुशाबत है उसकी उस लोगों की।
तो ये इन्फ्रिंजमेंट है, ये उसकी जो है खिलाफ वर्जी है कॉपीराइट्स की, कि वो उनकी चीज़ों उसकी मुशाबहत के साथ मिलती जुलती चीज़ बनाएं। आपको पता है कि मैकडॉनल्ड जो है वो एक फास्ट फूड चेन है जो कि पूरी दुनिया में मौजूद है, और हमें उसका जो लोगो है वो देख के फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर उससे मिलती जुलती लोगों के साथ कोई और प्रोडक्ट है तो जो लोग हैं कुछ ना कुछ किसी हद तक उसके बारे में धोखा खा सकते हैं, या उस जो उसकी कॉपी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर लोग ओरिजिनल चीज़ को छोड़ के कॉपीड चीज़ें जो हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दें तो नाम तो वो ओरिजिनल कंपनी का मैकडॉनल्ड का फॉर एग्जाम्पल यूज़ हो रहा है, लेकिन लॉस भी उन्हीं को ही हो रहा है कि उनकी चीज़ जो है उनका नाम जो है वो कोई और बंदा अपनी चीज़ के साथ अटैच करके उसको सेल कर रहा है। The term industrial property is sometimes used to refer to a large subset of intellectual property rights, including patents, trademarks, industrial designs, utility models, service marks, trade names, and geographical indications. अब ये इंटेलेक्चुअल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर बहुत सारी इसकी फर्दर टाइप्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को ये डील करता है, जिनमें से पहली चीज़ है पेटेंट। A patent is a form of right granted by the government to an inventor of their successor in title। अगर गवर्नमेंट जो है वो किसी कंपनी को जो उसकी इन्वेंटर है किसी भी चीज़ की उसको जो राइट देगा वो उसका पेटेंट कहलाएगा। Giving the owner the right to exclude others from making, using, selling, offering to sell। अब ये जो है कि कंपनी जिसने उसको डेवलप किया है, जिसने उसको बनाया है, वो उसको गवर्नमेंट राइट दे देगी कि वो अपनी मर्जी से उसको बनाए, सेल करे, परचेज करे, जिस तरीके से मर्जी उसको यूज़ करे। ये अब उसका पेटेंट है या वो उसका ओनर है। Importing an invention for a limited period of time in exchange for the public disclosure of the invention। और ये जो पेटेंट राइट है, जो उसके जो प्रॉपर्टी राइट है, वो उस कंपनी के पास एक लिमिटेड टाइम तक रहेगा, मिसाल के तौर पे 10 साल के तक या 15 साल तक, और उसके बाद वो फार्मूला वो जो भी चीज़ बनाने का जो अमल है वो फिर पब्लिक हो जाएगा। पब्लिक का मतलब कि अब कोई भी बंदा उसको फिर यूज़ कर सकेगा। लेकिन तरीकाकार ये है कि पेटेंट के तहत कम से कम एक लिमिटेड टाइम तक उस कंपनी को उसका राइट दिया जाता है कि आप जैसे चाहें इसको बनाएं, जितने में मर्जी बनाएं, जितने में मर्जी सेल करें, ये आपका राइट है, जो मर्जी करें आप। लेकिन ये काम जो है कि लिमिटेड टाइम तक होगा, उसके बाद फिर आप क्लेम नहीं कर सकेंगे कि फलां कंपनी हमारी चीज़ क्यों बना रही है, क्योंकि पेटेंट का ये रूल है कि जो कुछ अर्से के बाद वो पब्लिक हो जाएगी। फिर दूसरी चीज़ कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कॉपीराइट गिव्स द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट टू इट यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम। ये जो कॉपीराइट है ये भी एक लिमिटेड टाइम तक किसी भी क्रिएटर को मिलता है ताकि वो उसको अपनी मर्जी के साथ यूज़ कर सके या अपनी शनाख्त बना सके। आपको जैसे सामने नज़र आ रहा है कि एक नेस्ले की बोतल है जिसका एक ख़ास लोगो है, उस बोतल की शेप है, उसका कोई डिज़ाइन है, उसकी हाइट है, उसकी चौड़ाई या जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें उसके साथ अटैच हैं। तो ये अब नेस्ले कंपनी का राइट है। तो कोई भी और कंपनी जो है वो इसी शेप की, इसी तरह की जो बोतल है वो नहीं बना सकती। तो ये कॉपीराइट उनके पास है, जो कि आपको याद होगा कि जो नेस्ले की जो करंट डिज़ाइन चल रहा है बोतल का, वो कुछ अर्सा पहले तक ये नहीं था। पहले वही था जो अब आपको सामने तस्वीर में नज़र आ रहा है। अब करंटली जो उसकी बोतल की जो शेप है ना वो थोड़ी चेंज हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉपीराइट है कुछ अर्से के बाद फिर वो कंपनी ने उसको चेंज कर दिया ताकि जो जालसाजी है उसको रोका जा सके। अब डेफिनेटली अब ये डिज़ाइन जब मार्केट में आ जाएगा जो सामने आपके मौजूद है, तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस तरह की शेप्स में जो फॉर एग्जांपल जाली जो मिनरल वाटर वो बनाना शुरू कर देगी। लेकिन जैसे ही कंपनी कुछ अर्से बाद अपना चेंज करेगी तो जो पिछला सारा डिज़ाइन जो फॉर एग्जांपल जालसाजी पे मुश्तमिल होगा वो सारा डिस्कार्ड हो जाएगा या मार्केट में पता चल जाएगा यार ये बोतल अब अगर आ रही है तो डेफिनेटली ये नेस्ले की बोतल नहीं है, तो ये कोई थर्ड पार्टी बना रही है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स। तीसरी चीज़ इंडस्ट्रियल राइट डिज़ाइन, जैसे अभी मैंने कहा कि इंडस्ट्री के पास
राइट है कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन हो, उसका मिसाल के तौर पे कोई शेप हो, कोई कलर हो, ये तमाम चीज़ें उस प्रोडक्ट के साथ अटैच होंगी। तो ये उस इंडस्ट्री का, उस फैक्ट्री का या उस बिज़नेस का ये राइट है कि कोई भी और इंडस्ट्री या बिज़नेस उसको नहीं यूज़ कर सकता। जैसे अभी मैंने कहा कि ये इसका डिज़ाइन है स्पेसिफिकली इस बॉटल का, तो ये कोई और कंपनी जो है उसको यूज़ नहीं करेगी। प्लांट वैराइटीज़ एक और इसकी टाइप, जैसे आपको पता है कि बहुत सारी जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वो रिसर्च करती रहती हैं जो उसके डिफरेंट जो हैं उसके ब्रीड्स, प्लांट्स के, पौधों के, फूलों के या इस तरह की चीज़ों के वो क्रिएट करती रहती हैं और फिर वो सेल करती हैं उसको। अगर किसी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाल के तौर पे अगर शुगर कैन है, शुगर कैन का कोई बेहतर उसका बीज या उसकी ब्रीड तैयार कर ली है, तो वो उनका राइट है। प्लांट वैराइटीज़ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो राइट्स उसके पास होंगे कि वो जो सीड है जो उन्होंने या ब्रीड तैयार की है वो कोई और कंपनी नहीं कर सकती। वो कंपनी का जो राइट है वो उन्हीं के पास है। वो अगर किसी को सेल करना चाहें तो वो सेल कर सकते हैं या राइट देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो उस जो वैरायटी है उसको अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स जो हैं वो आमतौर पे आपको पता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बड़ी नेशनल लेवल की कंपनीज हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक जो शनाख्त देते हैं, वो जो शनाख्त है वो उनका लोगो होगा या उनका कोई मोनोग्राम होगा, उनका कोई भी ऐसा स्लोगन जो कि उस कंपनी की पहचान बन जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे मैकडॉनल्ड है, कहीं पे लिखा हो, कहीं पे बोर्ड लगा हो तो अंडरस्टूड है कि ये एक फास्ट फूड चेन है। और ये इतना कॉमन है ये जो उसका ट्रेडमार्क है जो बड़ा सैम लिखा हुआ कि अगर कोई भी बंदा देखे तो वो कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये फॉर एग्जाम्पल कोई जूतों की शॉप है इसके अंदर। नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज है और बड़े सालों से काम कर रही है, अब दूर से देख के ही आइडिया हो जाएगा कि ये मैकडॉनल्ड जो है ये क्या चीज़ है। जैसे नेस्कैफ़े है, नेस्कैफ़े का जो एक ख़ास ब्रांड है वो उसका एक ख़ास उनका लोगो है जिसमें नेस्कैफ़े रेड कलर के उस शेप में लिखा होता है। तो अब हर बंदे को पता है कि नेस्कैफ़े जो है कॉफ़ी का नाम है। कोई ये नहीं कहेगा नेस्कैफ़े फॉर एग्जांपल ये कोई मिसाल के तौर पे ये कोई जो है पेट्रोल की कोई मसनूआत है या ऐसी कोई चीज़ है। तो ये जो कंपनीज हैं ये अपना ट्रेडमार्क इसलिए फिक्स रखती हैं ताकि जो उनकी जितनी भी मार्केटिंग है वो इसके साथ अटैच होती है। वो जब भी मार्केट करते हैं अपनी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को, तो अपना जो ट्रेडमार्क है वो उसको सबसे सामने रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि मिसाल के तौर पर नेस्ले जो है ये क्या चीज़ है, ये कंपनी है, ये क्या चीज़ें बनाती है। ट्रेड ड्रेस का मतलब पैकेजिंग भी हो सकती है, पैकिंग किसी भी चीज़ की। अब कोई चीज़ बन गई है उसके बाहर अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर का या बोर्ड का कोई उसकी पैकिंग बननी है तो बहुत सारी कंपनियां इवन अपनी प्रोडक्ट के अलावा उस पैकिंग तक को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझती हैं कि इस तरह की पैकिंग भी कोई ना करे। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ब्रांड है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो ख़ास तरह के इन्वेलप या इस तरह के थैले में डाल के देने की कोशिश करता है ताकि ये जो फॉर एग्जांपल जो पैकिंग है ये लोग अगर यूज़ करें तो ये हमारी मार्केटिंग का बायस भी बने। तो ये भी उनका राइट है कि अगर एक खास स्पेसिफिक किस्म की पैकिंग किसी ने अगर डिवाइस की है, बनाई है, क्रिएट की है तो वो उनका राइट है कि कोई और कंपनी उनका जो डिज़ाइन है वो उसको यूज़ ना कर सके। नेक्स्ट है ट्रेड सीक्रेट्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आते हैं। ट्रेड सीक्रेट के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज, प्रैक्टिसेस, रेसिपीज़, प्रोसेसेस, डिज़ाइंस, इंस्ट्रूमेंट्स, पैटर्न्स, कंपाइलेशंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोक है, कोक जो फॉर एग्जांपल जो उसका ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, उसको बनाने का एक स्पेसिफिक जो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर एक फार्मूला जो है वो उसको बनाता है। अब वो जो फार्मूला है वो उसको कोक कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कोई भी और कंपनी उस फार्मूले को जो भी उसकी तरतीब है उसको यूज़ नहीं कर सकती। अगर करेगी तो वो एक क्राइम है जिसको कोका कोला कंपनी जो है उसको चैलेंज कर सकती है और चैलेंज के बाद
जो भी उन्होंने क्लेम किया हो कि मिसाल के तौर पे इस कंपनी को बंद कर दिया जाए या इसको फाइन किया जाए, वो उसके मुताबिक उस कंपनी को जो भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं वो उसके मुताबिक उसको डिसाइड करेंगी कि मिसाल के तौर पे अगर कोक का फार्मूला किसी ने चोरी करके अपनी प्रोडक्ट बना ली है तो फिर उसको क्या सज़ा होनी चाहिए। ये इनके बाकायदा राइट्स मौजूद हैं जिनके मुताबिक फिर जो इन्फ्रिंजमेंट है या जो भी खिलाफ वर्जी होती है उसको रोका जाता है। वाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो लॉज हैं वो क्यों बनाए जाते हैं या क्यों मौजूद हैं, अभी इसका मैंने भी एक जिक्र किया, अभी भी और आने वाली स्लाइड्स में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ फाइनेंशियल इंसेंटिव। इन कवानीन को बनाने का सबसे बड़ा मकसद है फाइनेंशियल इंसेंटिव देना उस कंपनी को, उस शख्स को जिसने वो चीज़ बनाई है। अगर उसने बड़ी मेहनत से एक चीज़ क्रिएट की, डेवलप की, क्रिएट की है, ईजाद की है या दरियाफ्त की है और सारी मेहनत उसकी थी और उसके बाद फ़ायदा उठाने के लिए कोई और कंपनी आ जाए, कोई और बंदा आ जाए, तो ये जो है ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इन लॉज को बनाने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसका फ़ायदा हो। लास्ट पैराग्राफ में यहाँ में मेंशन है इन 2013 द यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस अप्रोक्सीमेटेड दैट द वर्थ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द यूएस इकोनॉमी इज मोर देन US $5 trillion and creates employment for an estimated 18 million American people. इन लॉज की मदद से ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो लॉज हैं इसकी मदद से सिर्फ एक साल में 2013 में अमेरिका के अंदर जो कंपनीज हैं उन्होंने $5 ट्रिलियन जो हैं वो सेव किए या इकोनॉमी के दिए। इसका मतलब ये है कि उन कवानीन की मदद से जो वो प्रोडक्ट्स थी वो और कंपनी अपने नाम से नहीं बना पाई, इसलिए उनको 5 खरब डॉलर का फ़ायदा हुआ और इसकी वजह से तकरीबन 18 मिलियन जो अमेरिकन लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट या जॉब मिली है। अगर यही काम जो है वो ये लॉज मौजूद ना हो, एक कंपनी इतनी मेहनत से एक चीज़ डेवलप करती है और कोई और मुल्क की कंपनी जो है वो चीज़ बनाना शुरू कर दे या उसी मुल्क की कोई और कंपनी बनाना शुरू कर दे जिसका सारा पैदा मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर कोई चाइनीज़ कंपनी बैठी हो, चाइनीज़ कंपनी वो अपने नाम से बनाना शुरू कर दे तो डेफिनेटली फिर सारा जो रेवेन्यू है वो चाइना में जाएगा, तो अमेरिका जो है वो उस रेवेन्यू के उस पोर्शन से महरूम रह जाएगा। तो अगर ये लॉज मौजूद हैं तो फिर किसी भी और जो मुल्क है उसकी कंपनी को ये जरूरत नहीं होगी कि वो इनकी इस जो कवानीन है इनकी खिलाफ वर्जी कर सके। इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा फायदा इन लॉज को बनाने का। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोक ही है, इसको हम ले लें, या मिसाल के तौर पे मर्सिडीज़ कंपनी है या इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे IBM है या माइक्रोसॉफ्ट है, इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिक कंट्री के साथ रिलेटेड हैं या अटैच हैं और इनका जितना भी रेवेन्यू है वो उसी कंट्री के पास जाता है। लेकिन और अगर मिसाल के तौर पे यही सारी चीज़ें जो हैं वो दूसरे मालिक चोरी करना शुरू कर दें, अपने नाम जब बनाना चाह रहे हैं बनाना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली रेवेन्यू जो है वो उन कंट्रीज़ के पास जाएगा, फिर जो उसका मालिक है, जो ओनर है, उस कंट्री से निकल जाएगा, तो डेफिनेटली उसका जो मुल्क है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर तमाम बजट, तमाम फंड्स जो हैं वो एक ही कंट्री के पास हैं जहाँ की वो प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली ये उस मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो के नाम से एक ट्रीटी, एक मुआहदा मौजूद है जो कि इन चीज़ों पर अमल दरामद करता है। उन लॉज में क्या है, 1 is to give statutory expression to the moral and economic rights of the creator। इन राइट्स का ये जो मुआहदा है या जो एक ट्रीटी है, इसका मतलब ये है कि जो क्रिएटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए उस चीज़ को बनाने का जिसने उसको क्रिएट किया है। The second is to promote as a deliberate act of government policy, creativity and the dissemination and application of its results and to encourage fair trading which would contribute to economic and social development। इसका दूसरा मकसद ये भी है कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी पॉलिसीज़ को वर्थ देना, कि गवर्नमेंट जो है वो कोई उसकी पावर है उनकी, ताकि वो इन कवानीन पे अमल दरामद कर सके और जो भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है या उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है वो इन लॉज की मदद से ज़्यादा हो जाती है। अगर कवानीन मौजूद नहीं है तो फिर किसी भी कंपनी का जो फार्मूला है वो कोई भी कंपनी चोरी करके अपने नाम से बना सकती है, तो नतीजतन जो ओरिजिनल कंपनी है
वो उसका जो बजट है वो दूसरी कंपनी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। मोरालिटी जो है वो एक तीसरा एस्पेक्ट है या तीसरी डायमेंशन है जिसकी वजह से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए जाते हैं, ताकि मोरल जो है वो उस कंपनी का, उस इंडिविजुअल का, उस साइंटिस्ट का जो है वो बरकरार रहे या पहले से बेहतर है। एक साइंटिस्ट है, उसने बड़ी मेहनत के साथ एक वैक्सीन तैयार की है और वो कोई और कंपनी ले उड़े या अपनी मदद से बना ले तो डेफिनेटली उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाएगा। अगर उस साइंटिस्ट को उस अपनी क्रिएटिविटी का या इजाद का या दरियाफ्त का पूरा जो उसका फ़ायदा मिलेगा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा उसका मोरल जो है वो बेहतर होगा, वो और चीज़ें डेवलप या इजाद या दरियाफ्त कर पाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्रिंजमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड एनफोर्समेंट। कवानीन की जो खिलाफ वर्जी है उसको रोकने का अमल, उसकी वजह से भी जो कवानीन है वो बनाए जाते हैं। एज ऑफ 2011 ट्रेड इन काउंटरफेट कॉपीराइटेड एंड ट्रेडमार्क वर्क्स वाज अ $600 बिलियन इंडस्ट्री। जो 2011 का जो एक आदादोशुमार मौजूद हैं, जो रिसर्च है उसके मुताबिक तकरीबन एक साल के अंदर $600 अरब की जो प्रॉपर्टी राइट्स की जो वायलेशन है वो हुई है सिर्फ एक साल के अंदर। यानी कि ये जो कानून की खिलाफ वर्जी करने का जो अमल है, किसी की चीज़ अपने नाम के साथ बनाने का या अपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी फार्मूले को अपने नाम के साथ पब्लिश करने का जो अमल है, इसकी वजह से ओवरऑल जो इकोनॉमिक जो दुनिया की इकोनॉमिक जो फिगर्स हैं उसमें देखा गया कि $600 अरब जो हैं वो डिफरेंट कंपनियों को लॉस हुआ है। और ये टोटल दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड है, जो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड या तिजारत होती है, उसका 5 से 7% बनता है और ये बहुत बड़ा शेयर है। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि $600 अरब कम से कम एक साल का जो है वो मुख्तलिफ कंपनियां 2 नंबर तरीके से ओरिजिनल कंपनियों का बजट अपने नाम पे ले जाती हैं या अपने अकाउंट्स में डाल लेती हैं। अब ये जो काम है ये इतना आसान नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना या इन्फोर्स करना या उसकी जो उस पर अमल दरामद है उसको यकीनी बनाना। बहुत सारे ऐसे माफियाज हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके अगेंस्ट काम करती हैं। वो फील करती हैं कि ये जो कॉपी राइट्स का काम है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फजूल हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। फ्री कल्चर मूवमेंट, जिसका लोगो रेड और ऑरेंज और ग्रीन ब्लू कलर में आपके सामने है, ये इनमें सबसे नुमाया है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जो कि ये फील करता है कि ये जो कॉपीराइट्स का काम है ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मौजूद है मार्केट के अंदर, तो जिसका दिल करे उसको बना ले, जिसका दिल करे उसको सेल करे, तो कोई बंदा उसको रोके ना, कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। और भी यहाँ पे तस्वीरें नजर आ रही हैं जिसमें लोग बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्वीडन की एक पिक्चर है 2006 की, जिसमें लोग बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि नहीं, ये जो कॉपीराइट्स का काम है ये बिल्कुल सही नहीं है। हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए कि जो बंदा भी है, जो कंपनी अपनी मर्जी से जो भी बनाने की अहलियत रखती है वो बनाए। अगर किसी ने ईजाद कर लिया तो सारी उम्र के लिए वो चीज़ उसके साथ मुंसलिक नहीं रहनी चाहिए। कोक का फार्मूला है तो कोक का जो फार्मूला है बनाने का बॉटल को, वो किसी भी कंपनी के पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो उसको यूज़ कर सके, बना सके। तो ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में डिस्कस किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, जो कि आम जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उसकी ओनरशिप है। इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर भी कॉपीराइट्स मौजूद हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट का जो उसकी शेप है, उसका कलर है, उसका फार्मूला है, उसकी हाइट, विड्थ, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी कंपनी के साथ मुंसलिक हैं। उसका जो मिसाल के तौर पे कोई उसका मोनोग्राम है या उसका मैनिफेस्टो है, ये तमाम चीज़ें जो कंपनी बनाने वाली है उसके साथ अटैच होती हैं और वो उसकी ओनर है, मालिक है कि वो जैसे चाहे इन चीज़ों को बनाए, बेचे, जो मर्जी उसकी प्राइस तय करे और जिस किसी को सेल करना चाहे करे। मिसाल के तौर पे मैकडॉनल्ड है तो वो उसकी मर्जी है कि वो जिस मुल्क में चाहे अपनी ब्रांच खोले ना खोले, उसकी मर्जी है। और फॉर एग्जांपल उसका कोई भी एक बर्गर है या कोई कोल्ड ड्रिंक है, उसकी जो भी उसकी प्राइस है वो उसकी मर्जी है कि वो अपनी मर्जी से रखे। मिसाल के तौर पे मैकडॉनल्ड के अंदर अगर कोक मिलती है आपको तो हो सकता है उसका रेट जो है मार्केट में बाहर जो मिलती है कोक उससे ज़्यादा हो, क्योंकि वो एक ब्रांड के साथ अटैच है। तो अब ये उनकी मर्जी है कि उन्होंने कैसे उसको रेट तय किए हैं। कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता या चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी मर्जी है, ये उनका अपना ब्रांड है।
इसी तरीके से और भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि एक ही तरह की प्रोडक्ट बनाती हैं। मिसाल के तौर पे सॉफ्ट ड्रिंक है, बहुत सारी कंपनियां बनाती होंगी। अब सॉफ्ट ड्रिंक की किसी कंपनी की जो रेट है वो और होता है, किसी का और होता है। तो इसमें कोई एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकती कि जनाब आपने इतना रेट क्यों रखा है। अब ये उसका राइट है, ये उसकी मर्जी है कि वो जैसे चाहे उस चीज़ को सेल करे, प्रोड्यूस करे, मार्केट करे, उसकी सप्लाई को इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, ब्लॉक कर दे। आपको पता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो सेल है समटाइम कंपनियां जो है शॉर्ट कर देती हैं, ब्लैक में चली जाती चीज़ें। समटाइम उनका रेट बढ़ाने के लिए या डिमांड क्रिएट करने के लिए या मार्केट का कोई जो है वो ट्रेंड देखने के लिए बहुत सारी कंपनियां जो है इस तरह की काम करती रहती हैं। तो ये था ये आज का लेक्चर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी अच्छे तरीके से। फिर भी कोई इशू है तो हम टाइम टेबल के मुताबिक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऑनलाइन होंगे, मैं भी और आप भी, और कोई भी इशू हुआ तो हम वहाँ पे लाइव डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर दोबारा। अल्लाह हाफिज़।